बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले भी उन लोगों ने निभाई, आप लोगों ने, और इस बार भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि लोगों को भी अवेयर करें, इलाज भी करें, अवेयर भी करें। जहां तक डरने की बात से जुड़ा हुआ सवाल था, तो डॉक्टर संजीव ने कहा कि अवेयर रहना, जागरूक रहना है, डरना नहीं है। तो जो पहले हमने जो प्रोटोकॉल का पालन किया उसे ही हम लेकर आगे चलेंगे। लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं कि ये इतनी गति से फैलेगा, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, तो ऐसे में अभी तक बच्चों का वैक्सीनेशन तो हम लोगों ने नहीं कराया है। एक केस और हम देख पा रहे हैं कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं उनमें भी ये लक्षण दिखे, क्योंकि जो बिहार में 2 केस ऐसे सामने आए, उन्होंने दोनों डोज ले लिए थे फाइजर के। तो अब ये कैसे इससे कितना इफेक्ट डाल पाएगा, ये सवाल है कि कितना असरदार ओमिक्रॉन का ये हमला होगा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक इंडिया में 21 केस डिटेक्ट हुआ है, 21 केस हम लोग डिटेक्ट किए हैं, जिसमें 12 केस ऑलरेडी वैक्सीनेटेड था, 12 लोगों को वैक्सीन पड़ा हुआ था, फिर इन्फेक्शन हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, जैसा डॉक्टर संजीव ने बताया, इसमें लगभग 20 जगहों पर म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन ज़्यादातर इसके रिसेप्टर पे हुआ है, ये जो अटैच होता है उस जगह पर म्यूटेशन हो गया, जिसके वजह से ये ज़्यादा बेहतर अटैच हो सकता है। और जितनी वैक्सीन है ज़्यादातर जो उसके रिसेप्टर पे बनी हुई वैक्सीन है, एक्सेप्ट इंडियन जैसे कोवैक्सीन है, ये पूरे के पूरे वायरस पर बनी हुई है, इसलिए उम्मीद है कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये वैक्सीन को डोज वो धोखा दे सकता है, और जो वैक्सीनेटेड आदमी है अब साफ साफ दिख रहा है कि उसको भी इन्फेक्शन हो रहा है। उसी तरह साउथ अफ्रीका में 7 नवंबर को पहला केस डिटेक्ट हुआ। अभी वहाँ 4th वेव का जो डबलिंग स्पीड है बहुत हाई है। पहले लगभग 200 केस पर डे हो रहे थे, अब लगभग 800 केस पर डे हो रहे हैं, जो वहाँ लगभग 4th वेव चल रहा है। तो 3 वेव तक जो स्पीड था डबलिंग का, उससे काफ़ी ज़्यादा ओमिक्रॉन का डबलिंग स्पीड है। हम लोग 3rd वेव का उम्मीद कर रहे हैं। आपने जैसा कहा बच्चों को इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, लेकिन जो वैक्सीनेटेड है वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है इस वायरस से। ये चिंता की बात है। ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर जाए। दूसरी बात कि इसका जो इफेक्टिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी था, जो हम लोग ट्रीटमेंट में वायरस का इन्फेक्शन होने पर ट्रीटमेंट में देते थे, वो बहुत इफेक्टिव था। तो इस वायरस के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात है कि अभी तक अच्छी बात यह है कि अभी तक जितना इन्फेक्शन हुआ उसमें मोर्टिलिटी रिपोर्टेड नहीं है, यानी कि ये माइल्ड टाइप का ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई श्योर नहीं है कि क्या है। पर्टिकुलरली अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन को हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट को, ओल्डर एज पॉपुलेशन को, प्रेग्नेंट लेडी को हो, इम्यूनोसप्रेसिव जो हो उसको हो, तो वो लोगों को होगा तो कैसा इफेक्ट होगा, मोर्टिलिटी कितनी होगी, कोई नहीं जानता। ये बस राइज है, और हम लोग ज़्यादा सजग रहें, क्योंकि डेल्टा वायरस ने पूरे भारतवर्ष को लगभग 15 दिनों में पूरा इफेक्ट कर दिया था। और उस वायरस के वजह, उस म्यूटेशन के पहले बीटा था, देन डेल्टा आया, तो डेल्टा म्यूटेशन की वजह से इतना तेज़ी से स्प्रेड हुआ। और पूरे इंडिया में लगभग कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके फैमिली में लोगों को डेथ नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 52 मिलियन लोगों का डेथ हो चुका है इससे। तो ये म्यूटेशन खतरनाक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता। बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बच्चे एडमिटेड भी हो रहे हैं यूएसए में, हम लोग अभी उन्हीं का वो ले सकते हैं। और इतने बड़े देश में हर जगह से लोग, पोरस बॉर्डर है, हर जगह से लोग आ रहे हैं, और लोगों की टेंडेंसी है खुद से, जबकि प्रोड्यूस होना चाहिए, लोग खुद से आके जांच नहीं करा रहे। बहुत सारे लोग बचने की कोशिश बस कर रहे हैं। डॉक्टर नीरव, यही दिक्कत है, कि खुद लोगों को अवेयर रहना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता। जब सब्जी मंडियों में जाकर हम पूछते हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि अभी कुछ है नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि अभी थोड़ा बचा हुआ है। अब कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे वो नाप रहे हैं हवा में कि कोरोना थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मास्क नहीं लगाएंगे, इस बात की वो गारंटी दे रहे हैं। मानसून मोहंती के पास चलने से पहले प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी के पास हम चलते हैं। शिक्षाविद हैं, और इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे ये सरकार से जुड़े हुए कोई मसले हो, या फिर किसी योजनाओं को लेकर हो, किसी घोटाले को लेकर हो, या फिर तैयारियों को लेकर हो। तो हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी कि किस तौर पर आप देख रहे हैं, ओमिक्रॉन की माला तो सब जप रहे हैं, लेकिन इसके बीच में केंद्रित जो वजह है वो क्या है, और कितने हम तैयार हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर पाते हैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते? विवेक जी, ओमिक्रॉन के जो साइंटिफिक पहलू हैं उस पर अभी आपने 2 डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स जो हमारे पैनल में शामिल हैं उनके विचार सुने।
मैं एक नागरिक के नाते भी डॉक्टरों को सुनता रहता हूं। मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत फास्ट और बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, तो उस पर अभी रिसर्च जारी है। मैं उस पर कमेंट करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य है कि खतरा है, डेंजर इज रियल, और संभव है यह पहले से बड़ा खतरा हो। तो हमको उससे बचने का उपाय करना चाहिए, ये मानकर चलना चाहिए। और अभी बात आई है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये हो रहा है, ये तो पहले से जानी हुई बात थी। यहाँ के टॉप डॉक्टर्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग कह रहे थे कि वैक्सीन कोई गारंटी नहीं है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, कोई गारंटी नहीं था। अर्लियर वेरिएंट्स के खिलाफ भी गारंटी नहीं था। गारंटी सिर्फ ये थी कि उसका जो असर होगा वो थोड़ा कम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, मोर्टेलिटी कम होगा, लेकिन वैक्सीनेशन आपके लिए गारंटी नहीं था कि इन्फेक्शन नहीं होगा। आज जो प्रचार हैं वो ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के बारे में आ रहे हैं कि गारंटी नहीं है, तो ये तो पहले से मालूम था। तो सवाल है कि दो स्तर पर एक्ट करने की जरूरत है, एक प्रिवेंटिव है और दूसरा क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव का सीधा संबंध अस्पतालों से है। यहाँ दो बड़े अस्पताल के दो बड़े डॉक्टर्स हैं उपलब्ध। मैं मानता हूं कि इनकी बड़ी भूमिका रही है पिछले जो वेव में, और देश ने उसको स्वीकार किया है, उनका सम्मान भी किया है और आज भी करता है उनके सेक्रीफाइसेस को। लेकिन सवाल ये है कि केवल यह कहना काफी नहीं है कि डॉक्टरों ने सेक्रीफाइस किया। क्या हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में सक्षम है? पिछला अनुभव बताता है कि सक्षम नहीं है। एम्स की भूमिका बेहतर रही थी, एम्स के प्रतिनिधि यहां बैठे थे, लेकिन पीएमसीएच का क्या हाल था? आप रिवाइंड कीजिए अपने प्रोग्राम्स को। पटना मेडिकल कॉलेज का बहुत बुरा हाल था। नालंदा मेडिकल कॉलेज में बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट्स गए और उसने बड़ी भूमिका वहां के डॉक्टरों ने निभाई, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर था। जब ये खतरा सामने आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण, जो ठीक ही कहा डॉक्टर साहब ने, इसका स्प्रेड बहुत फास्ट हो सकता है, और आज ये मोर्टेलिटी नहीं है, कल ये मोर्टेलिटी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को संभल कर काम करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इमीडिएट एक्ट करने की जरूरत है। और जो शिकायतें आई थी पिछले वर्षों में, जो पिछले 2 साल में पटना मेडिकल कॉलेज और बिहार के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन शिकायतों को दूर करने की बात होनी चाहिए। लेकिन जो एक नागरिक के रूप में हमारे पास नॉलेज उपलब्ध है, उससे मुझे ऐसा आश्वस्त होने के लिए आधार नहीं मिलता कि सरकार बहुत अलर्ट रही है। सरकार भी सुस्त हो गई है, जनता तो केयरलेस है ही, और आप देख ही रहे हैं कि वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रही है, और वहां काम करने की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है, सोशल लीडर की जरूरत है, इंस्टीट्यूशनल लीडर की जरूरत है। मैं उसको नकार नहीं सकता, मैं उसके महत्व को जो रेखांकित करता हूं। लेकिन व्हाट अबाउट द मेडिकल फ्रेटर्निटी? डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है, आज भी क्यों है? पैरामेडिकल स्टाफ कहां है? जो हमारे पास जो मेडिकल हार्डवेयर है उसकी क्या स्थिति है? ये इस पर तो सरकार को सामने आना चाहिए, मंगल पांडे जी को आना चाहिए, बताना चाहिए। जो हमारी स्थिति पिछले कोरोना काल में सेकंड वेव में हुई थी वो नहीं हो, इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए? बिल्कुल, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई आप युद्ध लड़ने चले हैं, कॉन्फिडेंस भी आप युद्ध लाना लड़ने जरूरी चले, है। अपने हथियार तो